अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक और जी मुझे कहते हैं सुहाब सल। आप सबको जुम्मा मुबारक और सुबह बखैर। और मेरे साथ मौजूद है रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ ही आज हरमीत हमारे साथ मौजूद है। बड़ी खुशी की बात है, कल काम में था बिजी कहीं और आज हरमीत जो है वो शायद पैदल आया दफ्तर और उसने तय किया है कि अब वो पैदल ही आया करेगा। क्यों आएगा मेरे ख्याल में हरमीत से चल के पूछते हैं। फिर सोहा की भी दुख भरी दास्तान है, दुख भरा फेस तो देखें और आप। मेरा भी दुख भरा चेहरा भी है और दास्तान भी है, वो हम साथ साथ बात करेंगे। लेकिन पहले हरमीत का रुख करते हैं। हेलो हरमीत, पैदल आना है अब से? जी अस्सलाम वालेकुम सर सिकर रूह साहब, मैंने आज से ठान लिए क्योंकि जाहिर बात है मैंने सेहतमंद भी रहना। अगर मैं हॉस्पिटल जाऊंगा या क्लिनिक जाऊंगा तो बहुत सारे पैसे मेडिसिन पे भी लगने, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है और ज़्यादा पेट्रोल की कीमत जो है आप देखें ना, महीना पूरा नहीं हुआ है कि हफ्ते में जो है मामला 60 रुपये से बढ़ गया है। ऊपर से आप देखेंगे 210 रुपये अब मैं पेट्रोल खरीदूंगा। तो मैंने सोचा कि इससे बेटर है कि हम वॉक करें, सेहतमंद भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे। कम से कम महंगाई की जो खर्चा है, वो दवाइयों के जो खर्चा है, उस महंगाई से भी हम दूर रहेंगे। और ये पेट्रोल जो है ये अब बर्दाश्त से दूर हो गया है। सोचने के लिए सर हम कुछ भी सोच सकते हैं। अब इतने अच्छे लॉजिक्स दे दिए हरमीत ने, हमने भी बर्दाश्त कर लिया, आपने भी बर्दाश्त कर लिया। लेकिन सर जो कल हुआ है ना सर, आप सोचिए इकट्ठे 60 रुपए बढ़ा दिए। 30 रुपए पहले 30 रुपए अब, और प्रेडिक्शन ये भी की जा रही है कि हफ्ते को दोबारा से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं। जी 10 तारीख से पहले है, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल ने कल एक जगह पे बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया कि बुनियादी तौर पे अब भी 8 रुपए की सब्सिडी पेट्रोल पे दी जा रही है और डीजल पे भी सब्सिडी दी जा रही है 23 रुपए तकरीबन शायद मेरे ख्याल में। अगर ये दोनों सब्सिडीज वापस ली जाती हैं तो पेट्रोल और डीजल और महंगा होने जा रहा है। इसके साथ ही कल बिजली के नर्ख भी बढ़ गए और बिजली के तकरीबन 8 रुपए फी यूनिट बढ़ा के इसको 24 रुपए फी यूनिट तक चला गया है ये, जो बहुत बड़ा इजाफा है। ये भी 1 जुलाई से ये भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके साथ ही एक महंगाई का तूफान है जो हम कह सकते हैं कि आने वाला है। अब मिफ्ता इस्माइल तो कह रहे हैं कि 1.5 महीना मुश्किल का है, उसके बाद आसानी होगी। पता नहीं किस बुनियाद के ऊपर वो कह रहे हैं आसानी होगी। उनकी एक बात ये भी है, मिफ्ता इस्माइल का कल की स्टेटमेंट ये भी थी कि आपको पता है कि ये 2 माह पहले ही हो जाना चाहिए था, जो कि इमरान हुकूमत ने नहीं किया। उन्होंने नहीं किया सर, वो किस बिना पर नहीं किया? जो चीजें अप्रिशिएटेबल हैं और यही मिफ्ता इस्माइल जब 6 और 7 रुपए बढ़ते थे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे और कहा करते थे कि ये हुकूमत को 15 रुपए मजीद कम करने चाहिए। इन्होंने 7 रुपए कैसे बढ़ा दिए, 6 रुपए कैसे बढ़ा दिए? आप आज खुद देखें कि अलग एक लॉजिक है इनके पास, नून लीग वालों के पास। और ये जो अवामी हुकूमत बनी हुई ना, जो दावे करती है, जिनके पास बड़े दावे थे कि हम आएंगे और बहुत कुछ सेटल करके यहाँ से जाएंगे, लेकिन आज हुआ क्या? आज ये देखें कि चलो कुछ लोग तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आप देखें जिनकी 15,000 और 20,000 रुपये सैलरी, वो कहाँ से लेंगे? किस तरह चीज़ों को आप देखें, हर चीज़ जो है इतनी महंगी हो गई। 200 रुपये किलो जो है, 210 रुपये किलो फी किलो इजाफा गया है घी के प्राइस में। यानी 500 रुपये पे कौन 1 किलो केजी किस तरह खरीदेगा? किस तरह खाना बनेगा? एक हांडी उसमें बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सूरत हाल है आज के पाकिस्तान में। ये पुराने पाकिस्तान की जो हम बात कर रहे हैं उसमें अब सूरत हाल मजीद और बिगड़ती नज़र आ रही है, क्योंकि जो गरीब है, वो बात किसी ने दुरुस्त की थी कि अमीर गरीब हो जाएगा, गरीब दुनिया से मिट जाएगा। पता नहीं, मतलब वो तो जो कह रहे हैं मजदूरों से जब बात करें तो वो कहते हैं कि जी गुर्बत का खात्मा नहीं हो रहा, गरीब का खात्मा हो रहा है, जैसे हरमीत कह रहे हैं। हकीकत यही है। सोहा भी कल गई थी एक स्टोर के ऊपर और सोहा बता रही है कि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे थे। हाँ, सर, मैंने वहाँ पे देखा है कि देखकर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कोई स्वीपर भी है, कोई वॉशरूम बॉय है, कोई टी बॉय है। बहुत भी एक्सट्रीम पे जाए ना हरमीत, तो उनकी पे 15 से 20 हज़ार होगी। आप सोचिए, अगर 600 से 700 रुपए का सिर्फ आपका घी का एक पैकेट है और बिजली, और अगर आपका पेट्रोल महंगा हो रहा है तो इसका मतलब ये सर नहीं है कि हमारा पेट्रोल महंगा हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत जिस चीज़ से मुंसलिक है, जिस शोबे से मुंसलिक है, अब हमें इंतजार है इस चीज़ का कि जो प्राइसेस ऊपर जाएंगी। सर उन्होंने किसी चीज़ को नहीं छेड़ा, माँ सिवाय आपकी जो ये है पेट्रोल के, जो सैलरीड क्लास है। अच्छा, उसमें जो सैलरीड क्लास है ना, वो सबसे ज़्यादा पिसती है। उसकी वजह यह है कि उनकी सैलरी में तो इजाफा नहीं होता। जो बिजनेसमैन है वो तो ये करता है अपना प्रॉफिट उसी मार्जिन के साथ बढ़ा लेता है। यानी जैसे ही आपने देखा कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है, ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। आपने जैसे ही देखा कि घी की कीमत बढ़ी होगी तो जो दुकानदार है वो अपना प्रॉफिट बढ़ा देता है। बिजली की कीमत बढ़ती है, कारखानादार जो है वो अपनी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा देता है। तो आम जो आदमी है, जो दिहाड़ीदार है, मजदूर है, नौकरी करने वाला है, ये बेचारा पिस के रह जाता है। और हमारे मुल्क में ज़्यादातर तादाद ऐसे लोगों की है। और सर एक और बड़ी अहम चीज़ है, अरमीत आप भी इस बात को सेकंड कीजिएगा, होता ये कि रात को जैसी प्राइसेस बढ़ी है ना, 12 बजे के बाद इम्प्लीमेंटेशन होनी थी, लेकिन आपको पता है 10 से ऑनवर्ड पेट्रोल पंप्स वालों ने पेट्रोल देना ही बंद कर दिया।
मतलब मेरे अजीज है वो यहाँ से कहीं ट्रेवल कर रहे थे आउट ऑफ स्टेशन हमारे और मुल्क वो में तो रास्ते लूटने में के लिए स्टक हो हम गए। तैयार बैठे होते हैं कि कब हम आवाम को लूटेंगे। आवाम को लूटना है तो हम दोनों हाथों से दो अपने दो किसी और के 4 हाथ करके हमने लूटना शुरू कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि पेट्रोल की जब से प्राइस बढ़नी खबरें शुरू जाती हैं, हल्की फुल्की भनक जो है वो पड़ जाती है पेट्रोल देना बंद हो जाते हैं मालिकान को, तो पेट्रोल जो है वो गायब हो जाता है। हाँ बिल्कुल। चले जी, अफसोस ही है सर, प्रोग्राम तो हमने अफसोस के साथ शुरू किया और ये बात हमने चले लाइटर नोट पे शुरू की, लेकिन ये एक ऐसी गंभीर सूरत हाल है जो कि मजीद एक्सट्रीम पर जा सकती है और पता नहीं ये कैसे कर लेते हैं, इनसे कैसे हो जाता है। ये जब हुकूमत में नहीं होते तो बहुत सारी बातें करते हैं और आके कहते हैं कि 15 रुपए कम कर दो, 10 रुपए कम कर दो। गवर्नमेंट में आ जाते हैं, पता नहीं किस वसूख से बात कर रहे होते हैं कि ये तो 2 माह पहले हो जाना था, हम तो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी भलाई है। खैर सर आगे बढ़ते हैं, हम अपने टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ की तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ, उसके बाद मतलब आगे टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं, और वो ये है कि कराची में कल परसों जेल चौरंगी के करीब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में प्लाजा में आग लग गई थी। वहाँ फ्लैट हैं बहुत सारे। मुझे सुबह ही ख्याल आया उनका, किसी ने कराची से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट को कराची में चाहिए फौरी तौर के ऊपर जितने स्टोर्स हैं उन पे पाबंदी लगाए जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के अंदर मौजूद है। चूंकि वहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है आग बुझाने का। अब 174 फ्लैट्स हैं जिनके मालकान बेचारे सड़क पे रह रहे हैं, मतलब एक तरह से, या रिश्तेदारों के घर मुकीम है। उनके फ्लैट बिल्डिंग के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं, इतनी आग से आग नहीं बुझी थी बड़ी देर तक और वो बहुत नुकसान हो गया ज़्यादा। तो मतलब ये मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा था। एक स्टूडेंट जो था जी, हाँ बिल्कुल हरमीत, बिल्कुल वो हुआ। कराची यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट की भी डेथ हुई है जो बेचारा जॉब इंटरव्यू देने के लिए गया था और अचानक वो भी इस आग की जद में आ गया और उसकी भी डेथ हो गई। बड़े यंग जवान थे, फेसबुक पे हमारे साथ ऐड थे। तो ऐसे कई अफसोसनाक वाक़यात जो है कल रोनुमा हुए हैं। और ख़ासकर आपने जो बात की कि जो कल के फ्लैट के मालिक थे आज वो बेचारे बेयार मददगार सड़कों पर या किसी रिश्तेदार के यहाँ पनाह ले रखी उन्होंने। अच्छा हाँ। देखिए केडीए को आप जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिस बात की तरफ रोशनी डाल रहे हैं, केडीए को इस हवाले से देखना चाहिए कि आप अगर हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं और वो इसमें बहुत सारे फ्लैट्स हैं तो वहाँ पर कौन सा स्टोर, किस नौयत का स्टोर होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। अगर है तो फायर एग्जिट और XYZ जो भी आपकी प्रिकॉशंस होती हैं, क्या उसको मद्देनजर रख के ही स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है या नहीं, ये इस वक्त वहाँ पर मौजूद फ्लैट्स मालिकान का मुतालबा है। सर चलते हैं अपने हम रनडाउन की तरफ। रनडाउन में सबसे आखिर वाली जो खबर है ना सर, मेरा दिल कर रहा है मैं उसको सबसे पहले बताऊं। अच्छा, सबसे वो ये कि सर आज दुनिया भर में 22 आलमी दिन मनाया जा रहा है। हाँ, मैंने वो पढ़ी खरीद लेते हैं हम सारे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज तो यही करना चाहिए, बल्कि आइंदा के लिए हमेशा हर दिन को बाइसिकल का दिन होना चाहिए। खैर हमने करनी आज इसके ऊपर बात। आगे बढ़ते हैं, हम इस पे करेंगे आखिर में बात। रनडाउन की पहली खबर जो है वो तारीख कभी माफ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे चला गया और आप कहें कि हम न्यूट्रल रहें। ये इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है। कल की स्टेटमेंट के बाद तो वो कोई भी स्टेटमेंट दे सर उस पर तो कुछ बनता ही नहीं है। कल जो उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है ना, सीनियर लोग उस पर क्या कह रहे हैं इस पर हम आज के रनडाउन में बात करेंगे। और आगे हमने कल भी इस चीज़ का जिक्र किया था, लेकिन आज आपको कायदे आज़म जिंदाबाद फाइनली बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के बाद अब ट्रेलर भी रिलीज़ हो गया और मूवी रिलीज़ होने का ऐलान भी कर दिया है, तो इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। रिसेंट सर एक वाक़या हुआ था रेलवे स्टेशन पर खातून को हरासा करने का और ज्यादती का, उसके बाद ये इनिशिएटिव लिया है। लेट मी शेयर विद यू गाइस, रेलवे ने खातीन मुसाफिरों की हिफाजत के लिए खुसूसी ऐप मुतारिफ करा दी है कि आप ऑनलाइन टिकट बुक या कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं। इसको भी हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और सर अच्छी खबर भी है, इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स जो है इसमें पाकिस्तान के 6 दर्जे तरक्की हुई है। पाकिस्तान के बहुत सारी ना नॉर्दर्न एरियाज टूरिज्म में सियाहत को फरोग के लिए एक अच्छा बेहतर खबर है। मतलब बहुत से मुल्क और भी हैं, कुछ की तनज़्ज़ुली भी हुई है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो 6 दर्जे ऊपर चला गया। ऊपर आ गया। दैट इज रियली गुड। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और TDCP और DDCP पर बात करेंगे इस हवाले से। सर अगेन वही बाईसाइकिल वाली खबर है, इसको इंशाल्लाह हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। हम चलते हैं अपने डेली डोज की तरफ। डेली डोज में सबसे पहली खबर आज वसीम अकरम डे टू यू वसीम अकरम। हाँ, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप खुश रहे, सलामत रहें और ऐसे लोगों को सिखाते रहे। हमें आप जैसे लोगों की जरूरत है जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। और सर इनके बारे में एक और स्टेटमेंट ये भी दी है कि साबिक श्रीलंकन कप्तान उन्होंने कहा कि वसीम अकरम मुश्किल तरीन बॉलर करार दिया। ये बाकी हकीकत है। मतलब मैं तो अभी तक, मैं चूंकि आई वाज क्वाइट यंग जिस वक्त वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता है, और वर्ल्ड कप जो जीता है उसमें वसीम अकरम का स्पेल बुनियादी तौर पे बहुत अहमियत का हामिल था। जिस वक्त वसीम अकरम ने 2 बॉलों पे 2 गेंदें ली, 2 गेंदों पे 2 विकेट लिए और वो कमाल के थे। वो बॉल ऐसे थे स्विंग होके, तो किंग ऑफ स्विंग इनको कहा जाता है। वसीम अकरम की आज सालगिरह है, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। उनकी बीवी का मैं ट्वीट देख रहा था कल,
उन्होंने पहले एडवांस में उनको ट्वीट किया हुआ था, रात गए, और वो ये था कि इस मौके के ऊपर मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, लेकिन मैं कोविड की वजह से ऑस्ट्रेलिया में हूँ, तो अनकरीब मैं वापस आऊँगी और फिर हम साथ होंगे, खुश व खुरम रहेंगे। तो ये नेक तमन्नाओं का पैगाम था उनकी बीवी की तरफ से। हज़ारों मद्दा ऐसे हैं वसीम अकरम के जिन्होंने उनको विश किया हुआ है। अच्छा, वसीम अकरम के हवाले से एक मैं बात बताऊँ। हाँ, ये जब जवानी में थे ना, क्रिकेट खेलते थे, तो इनका एक ऐड बड़ा पॉपुलर हुआ था। मैं अभी वसीम अकरम को आजकल के हालात में देखता हूँ तो मुझे वो ऐड लगता है कि कितना अच्छा ऐड था। वसीम अकरम जो है ये मुजंग के रहने वाले, लाहौर के, और इनकी ज़बान मुजंगी ज़बान, मतलब यह है कि मैट्रिक इन्होंने मुश्किल से किया होगा। अच्छा। अंग्रेज़ी उन्होंने जिस तरीके से सीखी है, ये कमाल था उनका। शादी भी तो कर ली, फिर शादी कर ली, लेकिन उससे पहले चूंकि इंग्लैंड में जिस वक्त खेलते रहे इन्होंने अंग्रेजी पहले भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे। बिल्कुल। हाँ, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम में बहुत ही कम ऐसे क्रिकेटर थे जो अच्छी अंग्रेजी बोले थे, और वसीम अकरम उनमें से शामिल थे। बहुत पहले की बात है रूफ साहब। बिल्कुल, मैं उसी पहले की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त एक ऐड था, एक कोला का बना, जिसमें वसीम अकरम जो हैं वो एक नजूमी के पास जाते हैं जो ग्लोब रख के बता रही है किस्मत का हाल। अच्छा। और वो ज्योतिषी के पास जाते हैं, मतलब उससे पूछते हैं कि मेरा फ्यूचर क्या है, तो वो देख के उसको सवाल करते हैं क्या मुस्तकबिल में भी मैं स्टार हूँगा। तो वो मुस्तकबिल में दिखाती है, वसीम अकरम के कपड़े बिल्कुल मॉडर्न हो जाते हैं और वो रॉक स्टार, डिस्को डांसर टाइप के बने होते हैं, और वो कहती है हाँ बिल्कुल, तो मुस्तकबिल में भी स्टार हो गए। अच्छा। प्रेडिक्शन सही की थी, इसका मतलब बिल्कुल सही की थी। हाँ बिल्कुल, देख लो। और सर बड़ी पर्सनालिटी जॉनरा होता है बड़ा। देखिए, लोग तो चले आप कह रहे हैं कि इनकी बॉलिंग को बड़ा सराहते हैं, इनको आइडलाइज करते हैं क्रिकेट के एतबार से, लेकिन एक पर्सनालिटी अरोमा भी होता है सर आपका, जिसको लोग बहुत एडमायर करते हैं। आप प्रेजेंटेबल होते हैं, और ऊपर से फिर शादी भी ऐसी पर्सनालिटी से हो जाना कि जो चीज़ रही सही चीज़ें थी वो आपने इस कमी को पूरा कर दिया कि आपका स्पाउस बड़ा ज़बरदस्त है। लोग पहली शादी उनकी जो थी वो अनफॉर्चुनेटली उनकी बीवी इंतकाल कर गई थी, हुमा उनका नाम था, डॉक्टर थी वो। उसके बाद ये सेकंड मैरिज उन्होंने की। बिल्कुल, और बड़ा लोग आइडियलाइज करते हैं। शुनैरा उनका नाम है, मतलब वो ऑस्ट्रेलियन है, पाकिस्तान की भी नहीं है ना। हाँ। तो लोग इस चीज़ को बड़ा सराहते हैं कि एक आपने ऐसी खातून से शादी की है जो यहाँ की नहीं है, और बड़ा अच्छा आपका इज़्दिवाजी ज़िंदगी चल रही है। खैर, आपको हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, खुश रहें आप। आगे जो है वो सर खबर बड़ी ज़बरदस्त सी है, और हाथ में कुरान उठाए हल्फ लेने वाली ऑस्ट्रेलियावी खातून के बारे में आपसे शेयर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया शुनैरा का ताल्लुक था, ऑस्ट्रेलिया हम पहुंच गए। वही कैसी कनेक्टेड खबर है सर। तो बेसिकली वहाँ पे हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई, और काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे वुज़रा थे जिन्होंने हल्फ लिया, लेकिन उनमें 2 खातीन भी थी जो कि मुसलमान थी, और उन्होंने ये बड़ा एक अच्छी डिपिक्शन हुई है सोशल मीडिया पे कि उन्होंने कुरान पाक को सर उठाकर और गवाह बनाकर जो है वो हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की है। इनमें मिस्री खातून है, ख़ासतौर पर डॉक्टर हैं, डॉक्टर एनी अली जो 55 बरस के हैं। उन्होंने ख़ास तौर पे ये कहा, डॉक्टर एनी अली जो है ये वैसे भी एक सोशल हवाले से देखा जाए काफ़ी पॉपुलर रही हैं ऑस्ट्रेलिया में। किसी ज़माने में जवानी में ये मॉडलिंग भी करती रही हैं, लेकिन अब इनका अवतार तकरीबन तब्दील हो गया है, और माहिर तालीम हैं, प्रोफेसर हैं पहले रही हुई। तो इनको चुना गया वजारत के लिए, और उन्होंने जैसे कि सोहा बता रही थी, एक तो रोमा के हवाले से मैं तुम्हारा नाम सर ये दूसरी दफा मैं बता रही हूँ, पहले भी एक दफा आपने रोहा कहा था, मैंने कहा चले इट्स ओके, लेकिन अब नॉट, इट्स नॉट ओके, सोहा। अच्छा, लेकिन सर आपको इन खातून का ये भी कहना है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वजीर बन जाऊंगी, या मेरी जिंदगी का मकसद ये नहीं था। अच्छा हरमीत, ये बड़ा होता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप एक्सीडेंटल कुछ बन जाते हैं बाजुकात, या बाजुकात जो आप नहीं चाहते वो आप बन जाते हैं, वो आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला या सबसे अच्छा डिसीजन बन जाता है। अच्छा, वैसे ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि आपको पता ही नहीं होता और वो चीज़ें हो जाती है। कभी आपने सोचा होता है लेकिन आपको लगता है कि नामुमकिन होगा, तो भैया साइड में हो जाते हैं और वो हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हमारे सामने मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे लोग, बल्कि अगर मैं अपने पार्लियामान की बात करूं या सेनेट की बात करूं, ऐसे सेनेटर जो वो बैठे हुए हैं, तो उनमें से कई का ताल्लुक जो है वो कभी इस साइड पे सियासत से था ही नहीं, और या बहुत सारे ऐसे लोग, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं मुख्तलिफ किस्म की हो जाती है, और आप जब उस मनसब पर पहुंच जाते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि भाई कैसे हो गया सब कुछ। ठीक है, अगली खबर की तरफ बात हो रही है, हल्फ बर्दारी की बात हो रही है, कुछ मीठे की बात कर लेते हैं। सर एक दिन में 8,558 डोनट्स बेचने का आलमी रिकॉर्ड। अच्छे लगते हैं आपको डोनट्स? बहुत, मतलब अमेरिका में डोनट्स की जो पॉपुलैरिटी है, पाकिस्तान में तो इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है। किसी ज़माने में हुई थी थोड़ी बहुत,
लेकिन इतने पॉपुलर नहीं रहे। एक तो अब ज़ाहिर है महंगाई का दौर है, डोनट काफ़ी महंगा होता है, मतलब जो सही अच्छा डोनट बना हुआ है, इसके बावजूद लोग ख़रीदते हैं। तो अमेरिका में तो बहुत पॉपुलर है, ज़्यादा लोग पागलों की तरह, जुनूनियों की तरह ख़रीदते हैं। और इसी वजह से ये जो है ये टॉम सेलर जो स्टोर के मालिक हैं और इनके वालिद ने सेलर जो हैं उन्होंने ये डोनट ईजाद किया था, उसके स्टोर के मालिक हैं ये टॉम सेलर। इनके स्टोर के ऊपर जज भी मौजूद था जो देख रहा था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का कि ये कितने रिकॉर्ड कायम करते हैं। 4 बजे इन्होंने बेचना शुरू किया था सुबह और 8 बजे तक ये रिकॉर्ड तोड़ चुके हुए थे, लेकिन शाम गए तक फिर इन्होंने तकरीबन 8,558 डोनट बेचे। और सर टारगेट गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड का जो था वो 1700 था। 1700 टारगेट, और कहाँ जाके आप 5000 से तजावुज कर गए हैं। खैर, लेकिन सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लाहौर में ना एकदम से ट्रेंड आया था। 2-3 ऐसी शॉप्स बनी थी, बेकिंग शॉप्स जो कि डोनट स्पेसिफिक थी और पीपल आर लाइक स्टार्ट लविंग इट। लेकिन उसके बाद फिर पता नहीं, जारी बात है महंगाई है, इतना कौन शशके उठाए। हरमीत आप बताएं इस हवाले से कि डोनट्स मतलब अच्छे लगते हैं और हैव यू ट्राइड? मैं थोड़े बहुत ज़्यादा तो नहीं खाता, लेकिन खा लेता हूँ। लेकिन इतना ज़्यादा शौक से, जैसे रऊसा फरमा रहे हैं, बहुत सारे लोग बड़े शौकीन आज भी हैं। और आज भी अगर हम देखें तो इसकी प्राइस जो है वो पिछले महीने कुछ कम थी तो आज और ज़्यादा हो गई है। पाकिस्तान में तो भी प्राइस उसकी बढ़ रही है। लेकिन हाँ, उसी तरह जो हम बाहर दुनिया में देखते हैं कि बाहर ममालिक में इसकी खाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह शौकीन हमें बहुत कम नज़र आते हैं। लेकिन बहरहाल चीज़ें वक्त के साथ साथ सामने आती हैं और उसी तरह बढ़ती जाती हैं, उसकी तादाद बिकने में भी, खाने में भी, बहुत सारी चीज़ें जो है। मुझे तो बहुत पसंद था डोनट, लेकिन अब मैंने कीटो शुरू कर दी अब्दुल रऊफ, तो मुझे एहतियात करना पड़ेगा। खैर, आप लोग मतलब अब डाइटिंग शुरू कर दी है? यस, अब मैंने कीटो शुरू कर दी और दुआ करें कि मैं जल्द अज जल्द कीटो में कामयाब हो जाऊँ। तो डोनट्स वाली खबरों को हम अपने से दूर रखेंगे। आप अच्छा सा करें नाश्ता, हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग मॉर्निंग पब्लिक। जी अस्सलाम वालेकुम। दुआ जी ब्रेक के बाद मदर अब्बास साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चल के बात करेंगे। इमरान खान ही के हवाले से हमें बात करनी है। कल भी उन्होंने कहा कि मुल्क नीचे जा रहा है और न्यूट्रल ये कहें कि हम न्यूट्रल रहेंगे तो ये बड़े अफसोस की बात होगी। न्यूट्रल से वो क्या तकादा कर रहे हैं, न्यूट्रल से वो क्या चाहते हैं, इमरान की सियासत का रुख अब क्या है और इमरान को इस तरह की सियासत में कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अपोजिशन ने कल अब मुत्तहिदा हुकूमत में है, मैं गलत कह रहा हूँ, मुत्तहिदा हुकूमत जो है उसको कहना चाहिए, जो कुछ था पहले अपोजिशन में थे, उन्होंने ये बात की है कि मुल्क को तकसीम करने की इमरान को बात नहीं करनी चाहिए, सियासत करनी चाहिए। और सेनेट में भी कल एहतजाज हुआ है। मदर अब्बास साहब से इस हवाले से चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मदर। जी वालेकुम अस्सलाम। ये डेस्परेट होके कल भी हम जैसे कह रहे थे, इमरान ने मतलब इस तरह की स्टेटमेंट दे दी, इस तरह की स्टेटमेंट उनको नहीं देनी चाहिए थी, उनकी सियासत के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो रहा है। लेकिन आप ये बताओ कि क्या रुख क्या होगा इमरान की सियासत का, अब वो क्या करेंगे? एक तरफ तो जाहिर है हमने महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है, अब वो कल उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में हम हड़तालें करेंगे, हंगामा करेंगे, इस हवाले से एहतजाज करेंगे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके अलावा और क्या कर सकते हैं वो? शुक्रिया आप तीनों का। देखिए, वो एक शेर है कि तूफान को न रोकिए, रास्ता बनाइए, किसने कहा था घर लबे दरिया बनाइए। वाह वाह, बहुत अच्छा। अच्छा। देखिए सूरत हाल ये है कि इस वक्त इमरान जो भी कह रहे हैं उसको आप गलत कहें, सही कहें, लेकिन लोगों के नुक्ते नज़र से इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप महंगाई को किस तरह रोकेंगे। अगर आप महंगाई को नहीं रोक पाते, पेट्रोल, फ्यूल और बिजली के कीमतें इसी तरह आसमान को टच करती रहीं, तो लोगों को इमरान खान की हर बात अच्छी लगेगी, कोई बात बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि उनको रिलीफ नहीं मिल रहा। और अभी आप देखें कि हमें ये कहते हुए भी हिचकिचाहट होती है कि ये गवर्नमेंट है कि ऑपोजिशन है। यानी अभी तक ये गवर्नमेंट वो साबित ही नहीं कर पाई है कि वो गवर्नमेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। उनके वैसे ऑप्टिक्स हैं, आप बजाय इसके कि लोगों को रिलीफ देने की तरफ जाएं, आप ऑपोजिशन को जो है वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब 25 मई को जो कुछ हुआ उसके ऑप्टिक्स भी अच्छे नहीं गए। तस्वीर टीवी पे, स्क्रीन पे क्या शॉट्स नजर आ रहे थे,
ये नजर आ रहे थे कि कहीं कहीं जो है वो पुलिस की वैन जल रही है, कहीं लोगों को मारा जा रहा है, कहीं गिरफ्तारी हो रही है। तो ये सारे ऑप्टिक्स किसी भी तरीके से आज अब इमरान खान के बयान पे दो राय हो सकती हैं, लेकिन अगर हम देखें कि मूवीज की रेटिंग्स जो है वो पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से नेगेटिव में चली गई है और उन्होंने पाकिस्तान को पॉजिटिव से नेगेटिव में वो लाके खड़ा कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें तो इमरान खान के हक में जा रही हैं, ये किसी भी तरीके से इमरान खान के खिलाफ नहीं जा रही। तो इस वक्त लोग उसको, अगर आप उस पर बगावत का मुकदमा बनाते हैं तो वो इमरान खान को नुकसान नहीं होगा बल्कि इस हुकूमत को नुकसान होगा, क्योंकि ये रिलीफ नहीं दे पा रहे। अच्छा मसला अब्बास साहब, ये कहिएगा कि सिचुएशन रोजाना चेंज हो रही है। कल की अगर बात कीजिए तो स्टेटमेंट के बाद बहुत सारे सीनियर तज्ज़ियाकारों ने कहा कि स्टेटमेंट पास नहीं करनी चाहिए थी। आम पब्लिक ने भी कहा कि फौज के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन बहुत सारे एनालिस्ट है वो ये कहते हैं कि आप इस स्टेटमेंट को ना देखें, आप कॉन्टेक्स्ट देखें कि उन्होंने पूरी बात क्या की है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आपने देखा कि ग्राफ काफ़ी ऊपर गया, सिंपैथी का वोट एक अच्छा खासा था इमरान खान के पास। अब आप क्या देखते हैं, ये कुछ भी करते हैं, महंगाई हो, पेट्रोल हो या XYZ, आगे भी जो भी फैसला करेंगे जो कि ये नहीं कर रहे थे कुछ अरसे से, वो इनकी फेवर में ही जाएगा। देखिए, इमरान खान के इंटरव्यू को आप कह सकते हैं कि सिलेक्शन ऑफ, मैं तो मेरे नुक्ते नज़र से सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स दुरुस्त नहीं थी, वरना बेसिकली मुल्क टूटने की, कि मुल्क टूट जाएगा अगर इस तरह की पॉलिसीज आपने रखी, और मुल्क तोड़ने की, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं मेरे नुक्ते नज़र से। इमरान खान ये नहीं कह रहे कि मैं कोई अलहदगी की तहरीक चलाने जा रहा हूँ, इमरान खान ये नहीं कह रहे कि मैं मुल्क तोड़ने जा रहा हूँ। इमरान खान ये कह रहे हैं कि अगर आपकी ये पॉलिसीज रहीं तो इससे इसका जो फॉल आउट होगा उससे ना फौज अपने आप को बचा सकेगी, ना इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को बचा सकेगी, क्योंकि आप डिफॉल्ट कर जाएंगे और डिफॉल्ट के बाद जो प्रेशर आएगा वो उससे आप अपने आप को निकाल नहीं पाएंगे। ये इमरान खान का बेसिक उसमें थीसिस है। अब उनका जो प्रॉब्लम है, जो मुझे नजर आता है, कि मैंने नहीं देखा कि कोई पॉपुलर लीडर पॉपुलैरिटी के इस जगह पे पहुंचा हुआ हो और वो मुसलसल कह रहा हो कि एस्टेब्लिशमेंट आए और एस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ को सॉर्ट आउट करे, एस्टेब्लिशमेंट आए और एस्टेब्लिशमेंट हमें इस क्राइसिस से निकाले, और दूसरी तरफ वो अदलिया को कह रहा हो कि आप मेरे लिए रास्ता बनाए, मैं आके जलसा करना चाहता हूँ। ये जो चीजें हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट को जबरदस्ती पॉलिटिक्स में घसीटना चाहते हैं, यानी वो अपनी एक न्यूट्रल पोजीशन रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह नहीं, न्यूट्रल नहीं रहे, आप मेरे साथ आके खड़े हो, और उसकी तौजीह वो ये दे रहे हैं कि जी जो लोग इस वक्त हुकूमत में, इनडायरेक्टली आपने उनको बैक किया, आपने लाके उनको बैठा दिया और अब आप उनको हटाएं। अब ये जो चीजें हैं, ये इससे आगे चल के जो नुकसानात हैं, कि फर्ज करें कल जो है एस्टैब्लिशमेंट का नुक्ता नज़र बदल जाता है, वो इमरान खान साहब के साथ आके खड़ी हो जाती है, तो उसके नताइज क्या होंगे? उसके नताइज ये होंगे कि ये सारी कोलिशन फिर उसके खिलाफ आके खड़ी हो जाएगी। तो एस्टैब्लिशमेंट अपने आप को बचाना चाह रही है। हाँ, उन्हें ये उनके लिए टेस्ट ये है कि वो ये साबित करें कि वो वाकई न्यूट्रल पोजीशन पे खड़े हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि जी ये पॉलिटिकल मैटर्स आप डील करें, नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स जो है वो हम टैकल करते रहेंगे। लेकिन इसमें भी एक बहुत, जिसको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, मेरे लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग है, और वो है जो कुछ अफगानिस्तान में मुज़ाकरात चल रहे हैं तहरीक तालिबान के साथ। बिल्कुल वो गवर्नमेंट लेवल पे नहीं चल रहे, हाँ। वो एक जिरगा के लेवल पे चल रहे हैं। एक जिरगा मुज़ाकरात कर रहा है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को फेस करने पड़ेंगे। यानी अगर आप उनकी जो टफ कंडीशंस उन्होंने लगाई हैं उसको आप मान जाते हैं, तो वो तो डिमांड कर रहे हैं कि आप फाटा को पुरानी पोजीशन पे लेकर आएं। वो डिमांड कर रहे हैं कि उनके तमाम कैदियों को रिहा करें। वो ये डिमांड कर रहे हैं कि आप जो है कॉम्पनसेशन दें जो हमारे लोग मारे गए हैं। तो अगर ये इनमें से कुछ चीज़ें मान ली जाती हैं तो फिर ये क्वेश्चन होगा कि अगर आप TTP से बात कर सकते हैं, जिनके बारे में आपका नुक्ता नज़र हमेशा ये रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वो की है, उनसे अगर कर सकते हैं तो बहुत से पॉलिटिकल ग्रुप पाकिस्तान में जिनको आपने आउटलॉट करार दिया हुआ है, तो फिर उनसे भी बात कर लें। तो ये मेरा ख्याल है हम इस पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन में यहाँ जो डेवलपमेंट हो रही है इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। जी हरमीत।
बिल्कुल बिल्कुल मजहर साहब इसको भी नज़रअंदाज करें। साथ साथ एक और चीज़, जिस तरह आपने जिक्र किया कि बगावत के मुकदमों की बात हो रही है, तो आपको माजी में भी याद होगा कि इससे कबल जो बड़े सख्त किस्म के बयान मौलाना फजल रहमान साहब के थे, कल भी उनका बयान आया कि हुकूमत से महरूम होके खान साहब इस किस्म के मुजाहरा कर रहे हैं, पागलपन का मुजाहरा कर रहे हैं। साथ साथ मरीम नवाज के भी बड़े तनकीदी बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको याद हो कि माजी में PTM का जो नारा था, बड़ा मकबूल नारा, उसको भी प्रमोट करने में इन्हीं का हाथ था, मरीम नवाज साहब और दीगर लोगों, और बाकायदा जो अफवाज पाकिस्तान के कुछ जनरल्स के नाम भी लिया करते थे, लेकिन खान साहब ने ऐसा नहीं किया। साथ साथ में अगर हम देखें सर, एक मफरूर शख्स जो अदालतों से मफरूर है, वो सरकारी प्रोटोकॉल को बड़ा एंजॉय कर रहा है, कभी वो सऊदी अरब में बैठा होता है, कभी वो तुर्की में नजर आता है। ये फुटेज जब सामने आती है तो इस पर हमारी मीडिया काफ़ी खामोश दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे सर इस पर आप? सलमान शहबाज की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ये जो मैंने तो कभी, मेरी नुक्ता नज़र से कभी नहीं गुजरा जिस तरह ये टर्की वाला इश्तिहार छाया किया गया। यानी अभी आप दौरे पे जा रहे हैं, और उस पर मुझे एक फिर जब ये वो डिस्कशन एक चल रही थी जिसमें मैंने कहा कि मेरे नुक्ता नज़र से तो ये बड़ा शेमफुल है। अभी आप एक दौरे पे जा रहे हैं, मैंने आज तक नहीं देखा कि तमाम अखबारात को बाकायदा बड़े बड़े इश्तिहार दिए गए हों कि जी वो टर्की पे जा रहे हैं। और जब ये डिस्कशन चल रही थी तो एक फॉर्मर फेडरल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का मुझे फ़ोन आया, और उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनाया कि एक मरतबा जनरल ज़ियाउल्लाह किसी गैर मुल्की दौरे पे जा रहे थे, तो वहाँ मौजूद एक दो सहाफ़ियों ने ये सवाल किया कि जनरल साहब, आप जो इस कामयाब दौरे पे जा रहे हैं उसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं? तो ये बिल्कुल उसी तरह का इश्तिहार है कि आप अभी गए नहीं हैं, और आपके तो ये जो सारे ऑप्टिक्स हैं, ये बिल्कुल एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपके पास जो है सूरत हाल, माशी सूरत हाल इतनी ख़राब है, दूसरी तरफ ऑप्टिक्स ये नजर आते हैं कि आप खाने के पैसे भी इश्तिहारात दे रहे हैं, आप गैर जरूरी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, आप 50-60 अफराद का डेलीगेशन लेके जा रहे हैं। ये चीज़ें आप क्या समझते हैं? लोग बेवकूफ़ हैं। ये अखबारात का ज़माना नहीं है, ये स्क्रीन का ज़माना है, ये टेलीविज़न और सोशल मीडिया का ज़माना है। इन चीज़ों से ये चीज़ें लोगों को बुरी लगती हैं, और उस वक्त और बुरी लगती हैं कि जब एक तरफ आप इस तरह की लग्जरीज इस्तेमाल करें, और दूसरी तरफ आप हर महीने 30 रुपए और 20 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाए, बिजली की कीमत बढ़ाई जाए, तो लोग क्यों आपके साथ खड़े होंगे? और लोग क्यों नहीं आपसे ये सवाल करेंगे कि अगर इतनी बुरी माशी सूरत हाल है तो 4 आदमियों को लेके आप टर्की जाते, आप सऊदी अरब जाते या लंदन जाते। आपके आधी कैबिनेट जो है गैर मुल्की दौरों पे 2 महीने अभी आपको हुए हैं, और आपकी कैबिनेट जो है वो गैर मुल्की दौरे कर रही हैं। मेरे ख्याल में कि इनको ये अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि सूरत हाल की संगीनी का इनको अंदाज़ा नहीं हो पा रहा। अच्छा, थोड़ी देर पहले आपने जैसे बात किया कि इमरान जो हैं वो बात कर रहे हैं, बार बार न्यूट्रल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये जो बात हो रही थी न्यूट्रल को रिक्वेस्ट करने की, ये इंतहाई ख़तरनाक है। आपने बिल्कुल कहा कि चॉइस ऑफ वर्ड्स गलत है, इमरान को इस तरह से अपने अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। लेकिन मुझे कम अज़ कम ये लगता है कि इस वक्त न्यूट्रल को तो रिक्वेस्ट ये करनी चाहिए कि आप बिल्कुल न्यूट्रल ही रहें, आप इस मामले में मत पड़ें। आप पहले भी नहीं थे, मतलब मेरा ख्याल है कि तहरीक अदम एतमाद जो आई है उसमें कोई रोल नहीं था किसी का, वो एक प्रोसेस था डेमोक्रेटिक जो हो गया, तो इसको इसी तरह से रहना चाहिए। इमरान की ये स्टांस जो है इसको कम से कम मैं सही नहीं समझता। आपका क्या ख्याल है? जी रऊफ साहब, मैंने पहले ही कहा कि आप यानी आप एक पॉपुलर लीडर हैं, और एक पॉपुलर लीडर हैं, आपके पीछे बड़े लोग खड़े हुए हैं। आप इस्टेब्लिशमेंट के जरिए क्यों तब्दीली लाना चाहते हैं? आप इस्टेब्लिशमेंट को क्यों एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट, दूसरी तरफ अदलिया। मेरा ख्याल है इन दोनों मोतबर इदारों को इन चीजों से दूर रहना चाहिए, और उन्हें वाज़े तौर पे कहना चाहिए कि ये आप सियासी मसला है, इस मसले को आप सियासी अंदाज में डील करें। अदलिया को वादे तौर पे ये कहना चाहिए कि अगर कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस होती हैं, वो होती हैं, लेकिन आप पहले से अदलिया से ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि जी आप पहले से एक ऑर्डर पास करें। इसी तरीके से आप इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में कोई रोल नहीं बनता। इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में रोल होना चाहिए, और माजी में इसके नुकसानात हमने बहुत ज़्यादा देखे हैं इन चीज़ों के। और मुझे याद है कि 88 में जब इलेक्शंस हुए थे, आम इंतखाबात हुए थे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के पास बड़ी पॉपुलर सपोर्ट थी, लाखों अफराद
और उस वक्त ये मैंने जाती तौर पे उनसे ये पूछा था कि आपको एक कॉम्प्रोमाइज क्यों करने की जरूरत है, यानी इससे बड़ा कॉम्प्रोमाइज क्या हो सकता है कि आपने गुलाम इसाक खान के, नवाबजादा नसरुल्लाह खान जो MRD के कैंडिडेट थे, उनके मुकाबले में आपने गुलाम इस्टेब्लिशमेंट के उम्मीदवार गुलाम इसाक खान को सपोर्ट किया सदारती इलेक्शन। तो ये जो चीजें होती हैं, आज इमरान खान मुसलसल और उनके वज़रा मुसलसल ये इदारे बीच में पड़े, इदारे आए, यानी वो इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि आप जो है हमको वापस हुकूमत में लेकर आए। जब ये चीजें आएंगी, इस तरह की बातें होंगी, तो मेरा ख्याल है इमरान खान सियासी तौर पे अपने आप को डैमेज करेंगे। वो पॉपुलर हैं और हुकूमत की पॉलिसियां उन्हें मजीद पॉपुलर बना रही हैं, लेकिन वो सियासी तौर पे अपने आप को एक ऐसी गली में ले जाना चाह रहे हैं जिसके नताइज उन्होंने खुद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की सूरत में किए, जिसको आज वो ये करते हैं कि इनडायरेक्टली कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने लाके इनको बैठाया है, अमेरिका और एस्टेब्लिशमेंट ने लाके इनको बैठाया है। तो आज फिर वो चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो माजी की पोजीशन पर आए और उनको सपोर्ट करे। मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी को इस मामले में बहुत एहतियात बरतनी चाहिए, बहुत मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि उनके रोल पे माजी में बड़े सवालात उठते रहे हैं। जी मतलब ये कहिएगा अच्छा आप बोलना चाह रहे हैं, मतलब ये कहिएगा कि लेट देम डू वाली पॉलिसी इन्होंने नहीं करने दी, आपने ये कहा ना। अगर एक सेकंड जी आप जी हरमीत, मदर को उठना है जरा थोड़ी देर, मतलब उनकी बैटरी का मसला है। सर ये बात वाकई सच है कि लेट देम डू वाली पॉलिसी उन्होंने करने नहीं दी, अब हुकूमत फंस गई है। पहले डिसीजन लिए नहीं, बिल्कुल नहीं लिए, इंतजार किया कि हम डिसीजन नहीं ले रहे क्योंकि हमने सख्त फैसले नहीं करने। अब यके बाद दीगरे सर इस नौयत के फैसले से अल्टीमेटली एक आम ले मैन मुतासिर हो रहा है। पॉलिटिकल टेक्निकलिटीज को तो हमने डिस्कस कर लिया, किसने क्या स्टेटमेंट दी, एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल और XYZ जो भी हम बातें कर रहे हैं, लेकिन सर जो अब सख्त फैसले मजीद हो सकते हैं उसके बारे में प्रोडिक्शन करना सर ये एक मुश्किल काम है। मदर साहब वापस आ गए हमारे साथ। जी हरमीत। जी अच्छा, मज़र साहब आ गए। मज़र साहब, हम देख रहे हैं इस सारे सूरत हाल में कि एक तरफ अब बात ये भी चल रही है कि शायद बजट के बाद जो है असम्बलियाँ जो है उसको तहलील कर दिया जाए। ये खबरें वैसे गर्दिश कर रही हैं, अगर ऐसे में ये असम्बलियाँ तहलील कर दी जाती हैं और आपको इलेक्शन की ओर जाना तो पड़ेगा, ऐसे में आपको लगता है कि क्या पोजीशन होगी आज की हुकूमत जिस तरह ये बम गिरा रही है अवाम पे, पेट्रोल की, बिजली की, दीगर चीज़ों की प्राइस की? देखिए, मुझे नहीं लगता कि तहलील होगी, लेकिन इस चीज़ का खदशा मैं रूल आउट नहीं कर सकता कि क्रैक्स जो है वो ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं कोalition में, और अगर एक या दो कोalition इनसे निकल जाती हैं तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगी। और जो कराची से खबरें आ रही हैं वो अच्छी नहीं हैं MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान। अगर MQM निकल जाती है कोalition से और उनकी डिमांड नहीं मानी जाती है, खासतौर पे लोकल बॉडीज एक्ट के हवाले से जो तरमीम का उन्होंने वो किया था, उस पर अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता और MQM निकल जाती है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो कोई भी एक कोलिशन निकल जाती है तो बजट पास करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। जी थैंक यू मदर, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ख्याल में बहुत सी बातें हो गई हैं, हमें जाना ब्रेक की तरफ चलें। ब्रेक की तरफ चलते हैं और वापस आते हैं और आप देखते रहिएगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो एक वेकअप कॉल जो हमें दी है पेट्रोल ने, उसके बाद तो हमें आपको वेकअप कॉल देने की जरूरत नहीं है। उठें और दिन का आगाज़ करें। इट्स फ्राइडे, वीकेंड पे जो प्लान आपने बनाए होंगे आप तो सोच समझ के प्लान बनाए, कितनी महंगाई में कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। सर कुछ दिन पहले हमने अपने प्रोग्राम में खबर दी थी रेलवे के हवाले से कि एक ज्यादती केस हुआ था, बड़ी अफसोसनाक खबर थी। इस तरह के केस होने के बाद कुछ इनिशिएटिव इस तरह से लिए जाते हैं जो कि अप्रिशिएटेबल होते हैं, और आज ये खबर है जिसको हम आज इस सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। सर रेलवे ने ख़वातीन मुसाफिरों की हिफाजत के लिए खुसूसी ऐप जो है वो मुतारिफ करा दी है, हाउ इट्स वर्किंग, और इसकी ज़रूरत अब इस वाक़े के बाद किस तरह से पेश आई। और सर इस तरह के हर कंसर्न डिपार्टमेंट को इस तरह कोई ऐसी ऐप खास तौर पर ख़वातीन की हिफाजत के लिए होनी चाहिए। लेकिन सर मुझे लगता है कि ऑल दो इन सारे किस्म में ख़वातीन को खुद भी पता होना चाहिए कि आपने इस तरह की सूरत हाल में कैसे रिएक्ट करना है। ठीक है। जलीला हैदर मारूफ समाजी कारकुन हमारे साथ मौजूद है कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम जलीला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये देखिए, जो खबर थी रेलवे में एक खातून के साथ ज़्यादती हो गई, 3 लोगों ने जबरी उनको ज़्यादती का निशाना बनाया, उस हवाले से जितना भी कंडेम किया जाए कम है। लेकिन क्या ये ऐप इस तरह की
मुहर्रिक साबित होंगी ख़वातीन के ख़िलाफ़ ज़्यादती के केसेस को रोकने में, या और बहुत कुछ अभी करने की ज़रूरत है? देखिए, मेरे ख्याल में ये इनिशिएटिव्स जो ऐप वगैरह है, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन या एक ऐसे सिनारियोज में बनाए जाते हैं जब बहुत लोगों के शोर उठते हैं, और ये अर्बन सेंटर्स के शोर होते हैं। मिसाल के तौर पे लाहौर, कोयटा, कराची जो बड़े शहर है, वहाँ से खवातीन या जो एक्टिविस्ट है जैसे आप लोग सहाफ़ी इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, ये ऐप्स तो बन जाते हैं, मगर इन ऐप्स के तरीक़ेकार मेरे ख्याल में अभी भी इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे अगर कोई खातून रूरल एरिया से है, इन ट्रेनों में सफ़र करती है, लोअर मिडिल क्लास इनकम से है, जिसकी तालीम भी नहीं है, जिसके पास एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है टेक्नोलॉजी की या डेटा की, जिसके ज़रिए वो अपना कंप्लेंट दर्ज कर सके या इमरजेंसी सिचुएशन में किसी तक अपना पैगाम पहुंचा सके, उनके लिए मेरे ख्याल में ये एक नामुमकिन सी चीज़ है जिसको पता ही नहीं। मैं अक्सर जानती हूँ जिनको नाम तक पढ़ना नहीं आता मोबाइल फोन्स में, हाउ वुड दे ऑपरेट दीज एप्स, या अपना पैगाम कैसे पहुंचाएंगे? क्योंकि रेलवे में भी अक्सर जो है वो लोअर मिडिल इनकम क्लास के लोग सफ़र करते हैं, और इसमें वो तबका होता है जिसके पास मोस्टली हम कह सकते हैं कि रूरल सेंटर से है, ये आम शहरी होते हैं, इनकी तालीम भी इतनी ज्यादा नहीं, इनकी टेक लिटरेसी भी नहीं है। तो ऐप तो एक अच्छी खुशाइन बात है, मगर जब हम सोशल इनइक्वालिटीज को देखते हैं तो ये परखा नहीं जाता कि ये ऐप इस्तेमाल कौन करेगा, ये इसकी रसाई किन लोगों तक होगी। वो जिनके पास मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज नहीं है, इंटरनेट की, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में इंटरनेट की फैसिलिटेशन ही नहीं है, नेटवर्क या डेटा जो प्रोवाइड होती है वो भी बड़े शहरों तक या बड़े इलाकों तक है, मगर अगर ऐसे वाकयात किसी ऐसी जगह होती है जहां मोबाइल सिग्नल्स ही नहीं आते, तो वहां पर ये अपने कैसे शिकायतें दर्ज करेंगे ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में? मेरे ख्याल में इससे ज्यादा रूल ऑफ लॉ की बड़ी जरूरत है, रियासत की रिट का होना बड़ा जरूरी है, कानून की बालादस्ती और कानून का खौफ जो है लोगों में, ये ऐसे वाकयात को प्रिवेंट कर सकते हैं कि मतलब कोई भी रेलवे इज अ पब्लिक प्लेस, और यहाँ पर कोई भी शख्स किसी का रेप बिला खौफ कानून के करता है, इट मीन्स के कानून की रिट हमें नजर नहीं आती। आप 1000 एप्स बनाए, हमने देखा है कि ज़ैनब अलर्ट का एक ऐप है जो बच्चों के जो चाइल्ड अब्यूज या उनको रोकने के लिए, बट या बच्चे गुम हो जाए, बट हम देखते हैं कि जो आम लोग हैं उनको ना सिर्फ इन एप्स तक रसाई नहीं है, बल्कि उनको समझ नहीं आता कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। अच्छा, ये कहिएगा कि हमें ट्रेन करना पड़ेगा, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ये कहा कि ठीक है उस तरह से नहीं पता इन ख़वातीन को कि अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता हैं या नहीं हैं, दोनों सूरतों में अगर एप्लीकेशन या मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की बात की जाए तो ये आज बहुत ज़्यादा आम है। हाँ, इंटरनेट की एक्सेस उस तरह से नहीं है, लेकिन वी नीड टू ट्रेन ऑल ऑफ देम। इस तरह की सारी ख़वातीन जो घर से बाहर निकलती हैं किसी भी काम के लिए, तालीम के लिए, हमें उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा कि ये ऐप या इस तरह की कोई भी चीज़ें अपनी हिफाजत के लिए आपने कैसे इस्तेमाल करनी है। जी बिल्कुल, मैं इसको डिनाई नहीं करती कि हमें टेक फ्रेंडली होना चाहिए। मैं उन इनइक्वालिटीज की बात कर रही हूँ, उन खवातीन का जो बिल्कुल दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, बट दे डू ट्रेवल ऑन ट्रेन्स, जो मुख्तलिफ शोबाई जिंदगी में है। आप देखिए, जो हम जब देखते हैं इनइक्वालिटी सोसाइटी का, हम देखते हैं रूरल जो खातून है, वर्किंग क्लास है, उसके चैलेंजेस एज कम्पेयर टू उस खातून के जो कम पढ़ी लिखी है या बिल्कुल अनपढ़ है, उनको तो इन चीजों का पता भी नहीं है कि ऐप है या नहीं है। हम जब ये चीजें बनाते हैं, हमारी जो पॉलिसी मेकर्स है वो अर्बन सेंट्रिक होते हैं, वो बड़े शहरों को देखते हैं, हायर एजुकेटेड या पढ़ी लिखी जो टेक फ्रेंडली लोग हैं उनके लिए तो बना देते हैं। मेरे ख्याल में इसकी रसाई निचली सतह पर तब होगी जब टेक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगा, जहां पर अभी मैं आपको सिर्फ बताती हूँ, मैं अब कोयटा सिटी में रहती हूँ, मैं बाईपास रोड से उस साइड निकलूँ तो जहाँ आबादियां है वहां तो खवातीन पढ़ी लिखी भी नहीं है, पर वो ट्रेनों में सफर करती है, लोकल बसों में सफर करती है, और वहां पर इंटरनेट सिग्नल्स भी नहीं आते। शायद आप लोग बलूचिस्तान के सफर किए हुए हो, बहुत
बहुत सारे ऐसे वाकयात फिर कैसे रिपोर्ट होंगे, उसकी जो लेकुनास है उसको कैसे दूर किया जाए। मेरे ख्याल में हमारे पॉलिसी मेकर्स को इन सारी चीजों को देख के ना ऐसे या फिर ट्रेनों में ऐसे सिस्टम फिक्स करनी चाहिए जो खवातीन वहां पर हो तो उनके पास ये सहूलियात मौजूद हो ट्रेन के अंदर, तो वो फौरन से वो अलर्ट्स अपना कर दे। मेरे ख्याल में तो यही मुमकिन है क्योंकि हमारे पास तो अभी अच्छा जलीला, हम हमेशा देखते हैं कि जब भी कोई ऐसा अफसोसनाक वाकया होता है, जब भी ऐसा कोई अफसोसनाक वाकया होता है तो उसके बाद हुकूमत जो है जल्दी, जब खबरें सोशल मीडिया पे चलती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चलती है, तो हुकूमत जो है वो कोई ना कोई एप्लीकेशन या इस किस्म की चीज़ निकाल के जान छुड़ा लेती है। आपकी बात दुरुस्त है कि ट्रेन में जो सफ़र ख़वातीन करती हैं उनको तो ये भी नहीं पता होता कि किस स्टेशन पर उनको उतरना, उस स्टेशन का नाम भी उनको नहीं मालूम होता। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो कोताही है हमारे जो निज़ाम इंसाफ है या हमारा जो पुलिस का निज़ाम है, हमेशा कोशिश ये की जाती है कि मुतासरा जो शख्स है उसको रिलीफ देने के बजाय मुजरिमान जो है या मुलजिमान जो है उनको रिलीफ दिया जाता है? बिल्कुल, और ये जो तरीके हैं जैसे ऐप इंट्रोड्यूस करना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। आप हर स्टेशन पर पुलिस, हर स्टेशन जो छोटे स्टेशन है पुलिस की चौकी होनी चाहिए। कुछ टाइम ये ट्रेनें रुके, वो आके एक गश्त करे ताकि इन चीजों को एक दफा ट्रेन को चेक करे और चली जाए। ये बहुत टाइम टेकिंग भी नहीं है, इट वोंट टेक 15 मिनट। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं आम शख्स के लिए, तो किसी को पता भी नहीं होगा कि ऐप क्या होता है। हमने देखा है पाकिस्तान में एजुकेशन का बड़ा मसला है, तो लोग टेक फ्रेंडली नहीं है। टेक इज समथिंग हाई लेवल, तो ये चीजें हम कहते हैं तरक्की हो, हम तरक्की के खिलाफ नहीं है। ये जो शिफ्ट फिर करते हैं कि अच्छा हमें बर वक्त इतला नहीं दी गई, विक्टिम्स पे प्रेशर बिल्ड हो जाता है, बर्डन उन पर शिफ्ट हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ रिट ऑफ स्टेट का अगर इंसाफ सिर्फ ना होता हुआ नजर आए, अगर ऐसे वाकयात होते हैं कुछ के लिए कुछ ऐसे माहौल बनाया जाए कि ये खौफ हो, ये फियर क्रिएट हो के कानून आपको देख रही है, सो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हो। या फिर आप ट्रेनों में कोई ऐसे कैमरास लगाए जिसकी मॉनिटरिंग हो, मींस आई नो कि फिर ये राइट टू प्राइवेसी का भी मसला हो जाता है लोगों के, बट कोई ऐसा अल्टरनेट ऑप्शंस हो जिसकी वजह से लोगों को सिक्योरिटी मिले, बजाय इसके मुझे नहीं लगता कि इट्स इफेक्टिव। ये सिर्फ बड़े शहरों के लोग या जो लिटरेट लोग हैं उनको तो फायदा देगा, मगर पाकिस्तान का जो 80% आबादी है, जो रूरल पॉपुलेशन है, जिसमें फिर बहुत सारे खवातीन, अभी इमरजेंसी आई है एजुकेशन की, हमारी लड़कियां पढ़ रही है, ठीक है, वो जो खवातीन जो पढ़ी लिखी है उनको कैसे हम इस पे ट्रेन ये बताएगा कि चलिए ये तो एक इनिशिएटिव है कि एप्लीकेशन हमने मुतारिफ करा दी, इंट्रोड्यूस करा दी, हमें सिखाना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, आप भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, तो आपको पता है कि इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करके किस तरह से खवातीन को बाशऊर बनाया जा सकता है कि अपनी हिफाजत खुद करने के लिए इस ऐप के अलावा भी आपको बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा इल्म होना चाहिए। इस हवाले से आप कितना काम करिए और कितना काम करने की ज़रूरत ताकि इन खवातीन को बताया जाए कि अपनी हिफाजत खुद कैसे करनी है आपने? बिल्कुल, हम लोग हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस या इन चीज़ों पे, आप यकीन करें यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान का एक स्कैंडल निकला, तो हम ये जो हैरेसमेंट हमारा जो सेल है, इनके साथ मिलके हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे थे, कॉलेजेस में, स्कूल्स में। पर मैं ये फिर बता दूं कि ये सारी चीज़ें इफेक्टिव अर्बन सेंटर पे तो हो सकती है, ये सारा जो लार्जर पर्सपेक्टिव है ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि निसाब का ये हिस्सा बनाए, किताबों में एड करे, बच्चों को स्कूलों में पढ़ाए कि इवन रेप इज अ माइंडसेट, ये पावर की नैरेटिव के बुनियाद पर जन्म लेती है। तो बच्चों को रिस्पेक्ट करना कि खातून या अपने से जो कमजोर, जो ख्वाजा सरा है या ऐसे लड़के हैं जिसमें फेमिनिटी है, उन सब का, ये सब इक्वल ह्यूमन है और इट इज रेप इज अ क्राइम। ये चीजें हमारी स्कूलिंग से शुरू होनी चाहिए, इस पे बातचीत होनी चाहिए और ये शऊर जो है इसी ग्रास रूट से आएगी। मेरे ख्याल में हमारे निसाब का ये पूरा एक हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल्स पहुंच नहीं सकते, फर्द जो है वो मगर स्कूल एक निसाब पब्लिश करे, उसमें एक किताब में एक पेज ऐड कर दे, तो आई थिंक
थिंक इट विल ब्रिंग इम्पैक्ट, सालाना लाखों लोग इससे फायदा उठा सकते हैं। बड़ी मेहरबानी जलीला, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी तफसील से उन्होंने, और बार बार बात जो आती है वो यही आती है कि स्टेट को बहुत बड़ा रोल अपनाना पड़ेगा। हमारे जो ज़्यादातर काम होते हैं, जो NGOs भी काम करती हैं या जिस तरह के ऐप्स बनते हैं, वो शहरों के ख़वातीन तक महदूद हो जाते हैं। ये शहरों के लोगों तक अर्बन एरियाज़ में हो जाते हैं। रूरल जो एरियाज़ में है वहाँ एक तो नेट की फैसिलिटी नहीं है उस तरीके से, फ़ोन भी ख़वातीन को इस्तेमाल करना नहीं आता, अभी तालीम भी इतनी ज़्यादा नहीं है, अपने हकूक़ के बारे में आगाही पूरी तौर पर नहीं है। तो मतलब कवानीन बहुत सी जगहों में तो हैं, हरासमेंट का भी कानून मौजूद है, लेकिन आगाही नहीं है। सर इन तमाम बातों में ना एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहती हूँ, और स्क्रीन के उस तरफ जो ख़वातीन हमें देख रही हैं, सर इस सारे सिनेरियो में सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। हुकूमत, कंसर्न डिपार्टमेंट्स या जो भी आप समझते हैं इनको काम करना चाहिए। अगर वो काम कर रहे हैं दैट इज़ गुड, अगर नहीं कर रहे तो आजकल से सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस इंट्रोड्यूस कराई गई हैं जो आप ट्रैवल करें, आप किसी भी मीडियम के थ्रू ट्रैवल करें, वो डिवाइसेस आपके पास होनी चाहिए। तो अपनी हिफाजत के लिए ख़वातीन को खुद भी तैयार रहना चाहिए, और बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, कराटे सर बड़ी एक आम चीज़ है, वो सिखाने चाहिए अपनी बच्चों लड़कियों को बचपन से। ना वहाँ इकोनॉमी का भी मसला आ जाता है। हरमीत भी इससे एग्री करेंगे, लोअर मिडिल क्लास के लोग, उनके पास डिवाइस खरीदने के भी पैसे नहीं है, मोबाइल भी सही तरीके पे अच्छे तरीके वाला नहीं होता, उसमें पता नहीं ऐप्स आते हैं नहीं आते। हरमीत का ताल्लुक खुद चांगला से है, वहाँ बहुत मसाइल ये हैं कि आप देखें ना कि आप एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, फिर ख़वातीन के हवाले से अगर बात करें, तो हम ऐसे ऐसे इलाकों में, बल्कि मैं तो आप भी बहुत ज़्यादा गए होंगे पूरे पाकिस्तान में, और हम भी उन इलाकों में गए कि वहाँ पे अगर किसी ने नंबर भी डायल करना है तो वो पड़ोस में जाके किसी कोई क्वालिफाइड बंदा होगा उससे कहेंगे कि ख़वातीन में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि यार मेरा ये नंबर डायल करते, मैंने अपने बेटे से बात करनी है। तो इस किस्म की सूरत हाल में आपने क्या करना है। और दूसरी बात यह है कि महंगाई इस किस्म की बढ़ गई है कि उसमें आप इन चीज़ों को देखेंगे या वो चीज़ें आप अपने साथ, हाँ ये है कि हाँ जो अपर क्लास के लोग हैं वो मिडिल क्लास के वो जो अफोर्ड कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, कम से कम हाँ वो ये कर सकते हैं। लेकिन जलीले ने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे रेलवे स्टेशन में अगर आप जाते हैं या जाती हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो ज़्यादा ख़वातीन ऐसे इलाकों से उनका ताल्लुक होता है जहाँ पे स्कूल का नामो निशान नहीं होता, जहाँ पे मर्द हजरात जो हैं वो भी स्कूल से कोसों दूर होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किलात होते हैं। फिर ये जो रेल जहाँ जहाँ से गुजरती है, तो बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि कहीं पुलिस का अमला आपको नजर नहीं आता। होना तो ये चाहिए कि पुलिस का अमला वहाँ पे मौजूद हो, कुछ ऐसे सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए ताकि ये जो मामलात हो रहे हैं, जो रेप हो रहे हैं या दीगर केसेस, चोरी डकैती के जो केसेस हो रहे हैं, इसमें कमी आ सके। बहुत मेहरबानी, थैंक यू। ब्रेक पे चलते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिएगा ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। इतनी मुश्किल हालात के ख़बरों के बाद एक अच्छी खबर भी हमारे सामने आई है, और वो ये है कि इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 89 से 83 पे आ गया। इसमें बेहतरी आई है, जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग जो इंटरनेशनल हैं, हम उम्मीद करते हैं वो ट्रैवल करने पाकिस्तान आएंगे। टूर्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे और टूरिस्ट और ज़्यादा आएंगे। पाकिस्तान में बहुत से इलाके हैं देखने के जिनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। वहाँ पे सहूलियात किस तरह की हैं, किस तरह को बेहतर बनाया जा रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब उर रहमान राना, MD हैं PTDC के। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। वालेकुम अस्सलाम, हाउ यू सर? ठीक ठाक हैं। आप ये फरमाइए कि ये जो नंबर हमारा बेहतर हुआ है, इससे फ़र्क पड़ेगा? मतलब आप समझते हैं ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, और अब इस हवाले से इनको फैसिलिटेट करने के लिए क्या प्लान है आपके पास? क्या करेंगे कि लोग और ज़्यादा आएँ पाकिस्तान? अब तुर्की जैसा मुल्क इतने पैसे कमाता है जिसकी हद नहीं, हिंदुस्तान जैसा मुल्क बहुत पैसे कमाता है, हम क्यों पीछे रह गए हैं? मतलब हमारे यहाँ क्या कमी है जिसको हम पूरा करेंगे? का ओवरऑल इमेज है एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन दुनिया में, उस पर एक पॉजिटिव असर पड़ेगा, क्योंकि ये जो रैंकिंग है ये सारी दुनिया के ममालिक का एक कॉम्पिटिटिव इंडेक्स बनता है, और इस पर बहुत नजर होती है तमाम ममालिक की, और खास तौर के ऊपर ये क्योंकि एक वर्ल्ड रिकग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो इसकी रैंकिंग को बहुत अहमियत दी जाती है, और बहुत सारे इसमें 14-15 इंडिकेटर्स होते हैं जिनको देख के वो रैंकिंग इंप्रूव करते हैं।
तो पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3-4 सालों में काफी काविश की जा रही थी, वफाकी सतह पे भी, सूबाई सतह पे और प्राइवेट सेक्टर को भी गियर अप किया जा रहा था। तो इन सारी कोशिशों की वजह से ये मुमकिन हुआ है। अब यह है कि जैसे जैसे हालात बेहतर हो रहे हैं, खासतौर पे आपको पता है गुज़िश्ता 2 साल जो थे वो कोविड की वजह से सारी दुनिया में सियाहत के लिए बहुत ही बुरे साल थे, और बहुत सारे ममालिक जिनका सैरो सियाहत पे बहुत ज्यादा इन्हिसार था वो तो बहुत क्राइसिस में चले गए। अल्लाह का शुक्र है कि हम साथ साथ डोमेस्टिक टूरिज्म को भी प्रमोट कर रहे थे, इसलिए हमें उतने ज्यादा सीवियर इम्पैक्ट का सामना नहीं करना पड़ा और हमारी सियाहत की इंडस्ट्री फिर भी चलती रही। लेकिन अब यह है कि ये जो कोशिशें हुई है गुज़िश्ता कुछ सालों में, उसकी वजह से भी काफी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है, नए रोड बन गए हैं, नए हाईवेज सी पैक के अंदर इंप्रूव हुए हैं, एक्सेसिबिलिटी बेहतर हुई है, ऑनलाइन वीजा का सिस्टम शुरू किया गया है। तो इससे काफी हम देख रहे हैं कि जो ओवरऑल अराइवल है पाकिस्तान में गैर मुल्की सियाहों का वो बढ़ना शुरू हो गया है। अच्छा, और खासतौर पे हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी अभी काफी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में सियाहत के लिए आना शुरू हो गए, जो पहले अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए दूसरे ममालिक में जाते थे। तो अभी हमारे शुमाली इलाका जात में खासतौर पे समर में आप देखते हैं तो काफी ज्यादा बड़ी तादाद में टूरिस्ट जा रहे हैं, और उससे वहां की लोकल इकोनॉमी के ऊपर भी बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े हैं, जिसकी वजह से जो सरमायाकार हैं सियाहत के शोबे में उनका एतमाद भी बढ़ा है। और अभी तकरीबन हर इलाके में शुमाल के वैलीज में नए होटल्स के प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, और हम उम्मीद करें कि अगले 3 से 4 सालों में जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत बेहतर हो जाएगा, और सियाहत एक भरपूर तौर के ऊपर एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक सेगमेंट के पाकिस्तान की इकोनॉमी का हिस्सा बने। ठीक है, आफ्ताब साहब ये कहिएगा कि चूंकि इंडेक्स तो बेहतर हुआ तो अब इसे कैश कर लेना चाहिए, जैसे अब्दुल रऊफ साहब ने कहा कि अब मजीद जो टूरिस्ट आ रहे हैं पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक से उन्हें हमने फैसिलिटेट करना है। सो बेसिकली अगर आप PTDC की बात करें या हम TDCP की बात करें तो बहुत सारे रिजॉर्ट नॉर्दर्न एरियाज में बड़े अच्छे बने हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने कुछ नई पॉलिसीज भी शुरू की है जिसके मुताबिक मुझे ऐसा सुनने में मिला है कि आप लोग प्राइवेटाइज भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे रिजॉर्ट हैं जो कि गवर्नमेंट उस तरह से रन नहीं कर पा रही या नहीं किए उन्होंने, तो उसको प्राइवेटाइज भी करते हैं। तो आप किस तरह से पैगाम देंगे लोगों के कि आके इन्वेस्टमेंट करें और जो गवर्नमेंट की जगह है उसको यूटिलाइज करें और वहां पर अच्छे तरीके से फैसिलिटेट किया जाए उन लोगों को? जी, हाल ही में गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई थी कि सैर सियाहत के शोबे में प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। इसलिए एक स्टेप ये भी लिया गया था कि जो सरकारी रेस्ट हाउस है मुख्तलिफ महकमों के, और जो टूरिज्म भी खुद सरकारी इदारे रेस्ट हाउस चला रहे हैं, सबसे पहले तो उनको प्राइवेटाइज किया जाए। मकसद ये था कि प्राइवेट सेक्टर को मौका देना चाहिए कि वो आए और इनमें इन्वेस्टमेंट करके इनकी क्वालिटी सर्विसेज को मजीद बेहतर करें और नए जदीद जो सहूलतें हैं सयाहों को वो फराहम करें। तो इसी मरहलावार स्कीम में अभी PTDC ने भी अपने जो रिजॉर्ट्स और मोटर्स हैं उनको प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया है। अभी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो मोटर्स हैं वो पहले मरहले में हो गए हैं, और वो बहुत अच्छे क्वालिफाइड पार्टीज आई हैं जिन्होंने उसके लिए इंटरेस्ट शो किया है, फाइनेंशियल बिडिंग दी है, और उन सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के एरिया में हम ये फोर्सी कर रहे हैं कि तकरीबन 2 बिलियन के करीब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी जो इन मोटर्स को इम्प्रूव करेगी, और एक बहुत ही अच्छा जो क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्विसेज है वो लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरे मरहले में KPK हमारे फोकस में है, वहां पे भी 19 प्रॉपर्टीज अभी सूबाई हुकूमत को हैंड ओवर की है जिसको वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, और वो भी मोटर इंशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी स्टैंडर्ड के ऊपर सारे के सारे अपग्रेड हो जाएंगे और एक अच्छी क्वालिटी सर्विसेज लोगों को देना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस सारे अमल के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर खुद से नए होटल बनाने की तरफ अभी काफी आगे आ रहा है। अभी गिलगित में, हुंजा में, स्कर्दू में और सवात, कागान, इन तमाम इलाकों में 3 स्टार 4 स्टार लेवल के बहुत सारे होटल के नए प्रोजेक्ट शुरू हो गए जो अगले 1 से 2 साल में कंप्लीट होने जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान ने स्कर्दू के एयरपोर्ट को अभी पाकिस्तान के दीगर शहरों के साथ भी डायरेक्ट फ्लाइट से मुंसलिक कर दिया है। अभी लोग कराची से, लाहौर से, सियालकोट से, फैसलाबाद से भी डायरेक्ट फ्लाइट के जरिए स्कर्दू जा सकते हैं। तो स्कर्दू अभी एक बड़ा हब बन गया है नए रिक्रिएशन और एडवेंचर टूरिज्म का, जब से लोगों को फ्लाइट की एक्सेसिबिलिटी मिली है। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे ये सारे इकदाम मजीद आगे बढ़ रहे हैं तो हम बहुत उम्मीद रख रहे हैं कि लोगों को सर्विसेज भी बेहतर मिलेगी और इससे वहाँ की जो मुआशी जिंदगी है लोगों की उस पर बहुत मुस्बत असरात पड़ेंगे। जी हरमीत।
अच्छा आफ्ताब साहब, हमें याद है, बल्कि माजी में जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और ISPR, ख़ुसूसन मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे बैनुल-अक़वामी यूट्यूबर्स जो थे, बहुत सारे व्लॉगर्स जो थे, उनको उन्होंने दावत दी और उन्होंने जाके मुख्तलिफ जो शुमाली इलाके या दीगर इलाके हैं वहाँ पे जाके उन्होंने अपने व्लॉग बनाए और पूरे दुनिया में व्लॉग गए और लोग वहाँ से बाहर के जो बैनुल-अक़वामी जो टूरिस्ट हैं वो पाकिस्तान की तरफ राग़िब हुए। आप नहीं समझते हैं कि हमारे जो सिफारत खाने हैं बैनुल-अक़वामी मुख्तलिफ ममालिक में जो सिफारत खाने हैं उनको कुछ ऐसे तकरीबात भी मुनक़िद करनी चाहिए ताकि जो टूरिज़्म है इसमें मज़ीद पाकिस्तान की जो टूरिज़्म है इसको मज़ीद फ़रोख्त मिले और लोग जो है इससे ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान आ सकते हैं, जिस तरह हिंदुस्तान करता है, दीगर ममालिक भी इस किस्म की तकरीबान अपने सिफारत खाने के ज़रिए करते हैं। जी बिल्कुल हरमीत, आपकी ये बहुत अच्छी सजेशन है और मैं आपको बताऊं ऑलरेडी इसके ऊपर काम शुरू भी हो चुका है। अभी PTDC और हमारे जो सूबाई इदारे हैं वो मिलके पाकिस्तान के जो खासतौर पे वो एम्बेसीज जो हमारे टारगेट टूरिस्ट जनरेटिंग कंट्रीज हैं उनके साथ हम काफी सारे B2B और ऑनलाइन वेबिनार टूरिज्म के ऊपर कर चुके हैं। उसमें अमेरिका भी शामिल है, UK है, यूरोप के ममालिक भी शामिल है, चाइना शामिल है। अभी हाल ही में हमने वियतनाम के साथ अभी एक तय किया, उनके साथ करने जा रहे हैं। तो ये हमारा फोकस एरिया है कि हम सोशल मीडिया को यूज करते हुए, ये इंटरनेट की टेक्नोलॉजी को, जूम टेक्नोलॉजी को जूम करते हुए वहां के लोगों के साथ लिंक अप करें और वहां के ऑपरेटर को पाकिस्तान के टूर ऑपरेटर के साथ लिंक अप करें। अभी अगले 2 दिनों में मलेशिया से एक डेलीगेशन टूर ऑपरेटर का आ रहा है, उनकी मीटिंग्स करा रहे हैं। तो गवर्नमेंट का अभी जो मैंने पहले भी बताया, जो मेन फोकस है वो यह कि प्राइवेट सेक्टर को टूरिज्म में ड्राइविंग सीट पे लाएं, उनके B2B लिंकेजेस को इम्प्रूव करें ताकि बिजनेस का माहौल जो है वो बेहतर हो सके। और ये इंडेक्स की जो रैंकिंग है वो भी, उसकी एक वजह ये भी है कि इस दौरान में बहुत कोशिश की गई है कि बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है, एनेबलिंग एनवायरनमेंट, वो बेहतर किया गया और प्राइवेट सेक्टर को सहूलतें दी जा रही है कि वो लिंकअप हो वहां के बिजनेसेस के साथ, क्योंकि हर काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट हैंड होल्डिंग कर सकती है, कोऑर्डिनेशन कर सकती है, लेकिन जब तक बिजनेस कम्युनिटी एक दूसरे के साथ लिंकअप नहीं होगी तो बात आगे नहीं बढ़ती। अभी हाल ही में UK से हमारे पास ओवरसीज पाकिस्तानी का डेलीगेशन आया हुआ था, उनके साथ हमने काफी सारी डिस्कशंस किए हैं कि कैसे वो पाकिस्तानी जो UK में रहते हैं यूथ है उनको पाकिस्तान लाया जाए और उनके लिए एक एडवेंचर ओरिएंटेड यूथ टूरिज्म को शुरू किया जाए। तो वो भी एक प्रोग्राम अभी इंशाल्लाह शुरू होने जा रहा है। और हमारे खास तौर के ऊपर एक बड़ा फोकस जो हमारे सिख कम्युनिटी है यूरोप में, उनके साथ भी है। वीजा फैसिलिटी को बेहतर किया गया है और सहूलतों को बेहतर किया गया है। गुरुद्वारों में हम रिलीजियस टूरिज्म के ऊपर भी काफी काम कर रहे हैं और हमारा फोकस है कि ये खासतौर पे यूरोप, कनाडा, अमेरिका में जो सिख कम्युनिटी है उनको ज्यादा तादाद में इनवाइट करें, उनके लिए पैकेजेस डिजाइन किए हैं। PTDC ने अभी एक नया लीफलेट बनाया जो कि सिख हेरिटेज की तमाम साइट्स की मालूमात फराहम करता है। तो ये सारे हमारे अभी एक्टिविटीज चल पड़ी हैं और ये ऑनगोइंग काफी काम इस पे होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये फरमाइए कि हर चंद साल के बाद एक फोकस होता है कि इस इलाके की तरफ हमने ख़ास तौर पे तवज्जो दी है तो उस तरफ को आए। इस बरस कोई ख़ास फोकस है समर में, यानी जैसे आपने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है, स्कर्दू में हुआ है, तो क्या इन साइड पे फोकस ज़्यादा होगा इस साल में? जी राउफ साहब, गिलगित ऑब्वियसली जो गिलगित बल्तिस्तान का रीजन है वो हमारा एडवेंचर टूरिज्म का हब है, सारी दुनिया के सियाहों की निगाहों का मरकज है। तो खास तौर पे जो बल्तिस्तान का रीजन है, स्कर्दू और इस साइड के ऊपर हुंजा, इनको बहुत प्रायोरिटी दी जा रही है कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद बेहतर हो, क्योंकि हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि स्कर्दू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पे फॉरेन फ्लाइट्स के लिए खोलना है। तो उसके लिए हमें वहां पे मजीद होटल चाहिए ताकि जब लोग बड़ी तादाद में डायरेक्टली वहां पे लैंड करेंगे तो अच्छे क्वालिटी के होटल्स हो। तो ये 2 फोकस एरियाज हैं हमारे। फिर 4 नए इलाके अभी टूरिज्म इंटीग्रेटेड जोन के तौर पे KP में डेवलप किए जा रहे हैं, जिसमें ठंडियानी का इलाका, धनोल का इलाका, मंक्याल का इलाका और माडागलश के इलाके शामिल हैं। तो अभी काफी सारी एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो फाइनल स्टेज पे है। नई डेस्टिनेशंस को भी ओपन करने के लिए मकसद यह है कि सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करें जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, इको फ्रेंडली हो और वहां की कम्युनिटीज को ज्यादा फायदा पहुंचाए। तो ये हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं अभी फ्यूचर के
टूरिज्म को डेवलप करने के, वो इस तरह से आगे बढ़ रहा है। बहुत में थैंक यू वेरी मच, बहुत तफसील में जैसे इन्होंने बताया और बड़ा अच्छा लगता है। मैं खुद चूँकि बल्तिस्तान साइड पे या इधर हुंजा की साइड पे काफ़ी दफ़ा गया हुआ हूँ और पहले बाकी सहूलियात का कोई फुकदान लगता था, लेकिन अब अच्छी है। अब मतलब जो बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 4 स्टार 5 स्टार तो नहीं, 5 स्टार तो नहीं, लेकिन 3 स्टार 4 स्टार होटल जो हैं वो भी बनने जा रहे हैं। जब वो जाएंगे तो इंटरनेशनल टूरिस्ट ज़्यादा आएगा। और हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि अगर हम वहाँ जाएं तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि वहाँ पर सफाई हमारी जिम्मेदारी है। तो ये हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह सर मंडे को। वीकेंड अच्छे से सेलिब्रेट करें, खुश रहें, खुश रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।